नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का इतिहास का चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद एक आंतरिक भाव होता है, एक आंतरिक भावना होती है जो किसी भी देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। इंटरनल जो फीलिंग होती है, ये एक आंतरिक फीलिंग होती है जो देश के लोगों को एक सूत्र में बांधे रखती है या एकता बनाए रखती है। ये जैसे इंडिया के जो लोग हैं उनको इंडियन होने की जो फीलिंग है वो बांधे रखती है, चाहे वो राजस्थान का हो या गुजरात का हो, किसी भी स्टेट का लोग हो, लेकिन उनको एक बनाए रखने में कौन सी भावना काम करती है कि हम सभी भारतीय हैं। तो फ्रेडरिक सोर्यू फ्रांसीसी कलाकार थे। उन्होंने 1848 में 4 चित्रों की एक सीरीज बनाई। इसमें उसने अपने सपनों का एक संसार बनाया जिसे जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र नाम दिया। एमसीक्यू में आ जाता है बहुत सी बार, जनतांत्रिक और सामाजिक जो गणतंत्र है वो याद रखना। तो इसके द्वारा जो पहला चित्र, जैसा कि हमारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है, पहला जो चित्र है उसमें यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं उनको स्वतंत्रता की देवी की वंदना करते हुए एक लंबी कतार के माध्यम से दिखाया गया है। स्वतंत्रता की देवी क्या होती है? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 में, उसमें स्वतंत्रता को एक महिला का रूप दिया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा। और इसकी एक हाथ में मशाल है जो किसको इंडिकेट करती है? ज्ञान का उदय हो चुका है। दूसरे हाथ में जो अधिकारों का घोषणा पत्र है, मनुष्य या आदमी का जो घोषणा पत्र है अधिकारों का, दूसरे हाथ में इसने ले रखा है। प्रतिमा के सामने ही निरंकुश संस्थाएं जो होती है उनके टूटे हुए अवशेष हमारे को देखने को मिलते हैं। निरंकुश संस्थाएं जैसे राजाशाही, ठीक है, राजा लोग, उनके मुकुट पड़े हुए हैं, उनकी जो जंजीरें हो गई या उनकी जो हथकड़ियाँ वगैरह है वो पड़ी हुई है। फ्रेडरिक सोर्यू के कल्पना दर्श में या यूटोपिया में सभी देशों के जो लोग हैं उनको अलग अलग करने के लिए उनकी राष्ट्रीय पोशाक, झंडा है, उसके माध्यम से उन्हें दिखाया गया है। इसमें सबसे आगे, मूर्ति से भी आगे, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग हैं जो राष्ट्र राज्य बन चुके थे। मतलब जो स्वतंत्रता की देवी है उसमें सबसे आगे जो लोग हैं वो कहाँ के हैं? अमेरिका और स्विट्जरलैंड के, जो पहले से ही राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। फ्रांस अभी प्रतिमा के पास पहुंचा है, उसके पीछे जर्मनी के लोग जो काला, लाल और सुनहरा झंडा पकड़े हैं। तो याद रखना, जर्मनी का जो झंडा है वो कौन सा है? काला, लाल और सुनहरा। उसके बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस आदि है। और ऊपर से जो अप्सराएं या जो ईसा मसीह या उनके जो संत है ना, इन्हें इस दृश्य को देख रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। यूरोप में 19वीं सदी में राष्ट्रवाद एक ताकत बनकर उभरी जिसके तहत अनेक राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो राष्ट्र है वो क्या है। अर्नस्ट रेनन के अनुसार जो राष्ट्र है वो क्या है। अर्नस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इनके द्वारा 1882 में साबोन विश्वविद्यालय में एक लेक्चर दिया जो बाद में राष्ट्र क्या है नामक निबंध के रूप में छपा। याद रखना, राष्ट्र क्या है। अन्य लोगों के अनुसार राष्ट्र, जो अन्य लोग हैं वो राष्ट्र किसे मानते हैं? तो समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से राष्ट्र बनता है। अन्य लोगों का मानना है कि जो राष्ट्र है वो समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। जबकि अर्नेस्ट रेनन का क्या मानना है कि जो राष्ट्र है वो लंबे प्रयासों, त्याग, बलिदान तथा निष्ठा, शौर्य, वीरता वाले अतीत महापुरुषों के नाम तथा गौरव से बनता है। ये अर्नेस्ट रेनन की परिभाषा है, आ जाती है बहुत सी बार एग्जाम में। तो याद रखना अर्नेस्ट रेनन की क्या परिभाषा है और अन्य लोगों की क्या परिभाषा है। अब देखो, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में सबसे पहले जो राष्ट्रवाद है वो यूरोप में आया, और यूरोप में भी सबसे पहले इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ पे हुई है? फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से हुई है। तो राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति सर्वप्रथम 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में हमें देखने को मिलती है। फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से निरंकुश राजा की सत्ता को समाप्त कर नागरिकों में सत्ता स्थानांतरित की। देखो, फ्रांसीसी क्रांति में हमने देखा कि किस तरीके से जो वहाँ का राजा था उसको हटाया गया और उसकी जो सत्ता है लोगों के अंदर आ गई थी। सामूहिक पहचान बनाने के लिए क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए। जो यहाँ के जो लोग थे उनमें एकता की भावना बनाने के लिए वहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा बहुत सारे काम किए गए। उनमें से पहले देखिए, पितृभूमि, ला पेत्री और नागरिक, ले सिटियोन की भावना पर उनके द्वारा बल दिया गया। उनके द्वारा पितृभूमि और नागरिकों की जो भावना है उस पर बल दिया गया। सभी को संविधान के माध्यम से समान अधिकार दिए। संविधान के माध्यम से सभी को क्या दिए? समान अधिकार दिए। इसके अलावा राजा के ध्वज की जगह फ्रांस का तिरंगा जो झंडा है वो अपनाया गया।
राजा का ध्वज हटा दिया और अब वहाँ पे क्या अपनाया गया, तिरंगा अपनाया गया, 3 रंग वाला झंडा अपनाया गया। स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया। जो पहले स्टेट जनरल हुआ करती थी, जो टैक्स वगैरह लगाने का काम करती थी, उसकी जगह क्या कर दी, नेशनल असेंबली कर दी। और इसका जो चुनाव था वो किसके माध्यम से किया जाता था, सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाता था। राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां रची, सप्ते ली तथा शहीदों का गुणगान किया गया। सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए तथा एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। सभी जो नागरिक है वो कानून के समक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। और एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जो सेंटर के द्वारा चलाई जाती थी। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए। जो बहुत सारे पहले आयात निर्यात शुल्क लगा करते थे फ्रांस में, वो समाप्त कर दिए। माप तोल की एक समान व्यवस्था की। पहले हम देखते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर माप तोल का जो इकाइयाँ वो बदल जाती थी, अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा हो तो। और इसके ये सारी इसने क्या कर दी, ख़त्म कर दी। फ्रेंच भाषा जो है उसको बढ़ावा दिया, जबकि जो वहाँ की लोकल बोलियाँ होती थी उनको क्या किया गया, कम किया गया। फ्रांसीसी क्रांतियों ने संपूर्ण यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्ति दिलाने की घोषणा की। अब ये क्या चाहते थे कि फ्रांस को तो हमने मुक्ति दिला दी निरंकुश राजाओं से, अब हम पूरे यूरोप के जो लोग हैं उनको क्या दिलाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे। तो 1700 अब इसके तहत क्या हुआ, फ्रांस की ये जो घटनाएं हो रही थी ये पूरे यूरोप में तेजी से अलग अलग शहरों में फैलने लग जाती है। और लोग अलग अलग शहरों में लोगों के द्वारा जैकोबियन क्लब बनाने लग जाते हैं। सारे लोगों ने जैकोबियन क्लब बना लिए। 1790 में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में गई ये सेना। और इस तरह युद्ध के माध्यम से इनके द्वारा राष्ट्रवाद का जो विचार है उसको फैलाया गया। नेपोलियन ने प्रजातंत्र को समाप्त कर वापस राजतंत्र स्थापित किया और इनके द्वारा अनेक प्रशासनिक सुधार किए। जो नेपोलियन है इसके द्वारा बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए। इनमें से पहला हम देखते हैं नेपोलियन संहिता। याद रखना, बहुत सी बार एग्जाम में आता है, लगभग हर बार आता है एग्जाम में। नेपोलियन संहिता क्या थी, तो नेपोलियन संहिता या इसे अपन 1804 की नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं। दोनों याद रखना, एग्जाम में दोनों आ सकते हैं। तो ये क्या थी, इसमें क्या किया गया, जो जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए। जो लोग जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए। कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। कानून के सामने चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। संपत्ति का जो अधिकार था वो लोगों को दिया गया कि आपकी संपत्ति आपकी है और ये सेफ रहेगी। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। पहले सामंत हुआ करते थे, जैसे राजा और जनता को जोड़ने वाले जो लोग होते थे वो सामंत होते थे। तो सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी। किसानों को भूदासत्व, जो भूदास बनाए जाते थे पहले, उनसे तथा जागीरदारी जो शुल्क लिए जाते थे उनसे क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। शहरों में श्रेणी संघों को हटा दिया गया। श्रेणी संघ क्या होता था, शहरों में गिल्ड सिस्टम बने होते थे, श्रेणी संघ बने होते थे। अगर आपको जैसे कोई भी जो कलाकार है, जैसे उसने मूर्तियां बनाई तो वो डायरेक्ट लोगों को नहीं बेचता था, श्रेणी संघों को शहरों में बेचता था। फिर वो जो श्रेणी संघ है वो लोगों को बेचते थे। तो एक तो जो श्रेणी संघ वाले जो लोग थे वो लोगों से बहुत ही कम रेट में चीज़ें खरीद लिया करते थे, तो इन लोगों को इतना मुनाफा नहीं हुआ करता था। तो ये जो श्रेणी संघ है वो क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। एक समान कानून, मानक भार तथा मापतोल और एक राष्ट्रीय मुद्रा इनके द्वारा लाई गई। कई शहरों में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत स्वतंत्रता को तोहफा देने वालों की तरह किया गया। लेकिन इसकी कुछ बुराइयां भी रही, जैसे इसके द्वारा बहुत ज़्यादा कर बढ़ा दिए गए, सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप क्या होती है, अगर आपको कुछ भी छापना है ना तो वो पहले रिव्यू किया जाता है। उसको पहले एक डिपार्टमेंट होता था, उसके द्वारा रिव्यू किया जाता था और बाद में वो छाप सकते थे। आप बिना कुछ भी मतलब बिना अनुमति के आप कुछ भी छाप नहीं सकते पेपर में, या लिख नहीं सकते, किताब नहीं छाप सकते। इसके अलावा फ्रांस की सेनाओं में लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया गया। जो पूरे यूरोप को जीतने का जो सपना था उसका, नेपोलियन का, तो उसके द्वारा क्या किया गया, ज़बरदस्ती उसके द्वारा सेना में भर्ती की गई।